गाइज एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स कॉन्कर हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 11 रिबल्स एंड द राज के इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को 1 मार्क्स सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक और जो भी पहले हम लोगों ने चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन पर वीडियोस बनाई हैं उन चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर इन लिंक्स पर जाकर मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसमें हम लोग रिबल्स एंड द राज के जो पूरा चैप्टर है उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकती है या फिर जिनको आप अपने आंसर्स में एज अ फैक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे। सो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 1798। सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी थी, ये डिवाइस करी गई थी, बनाई गई थी बाय लॉर्ड वेल्सले, जो उस समय इंडिया के ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने डिवाइस करी थी सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी इन 1798। देन 1801 में इस सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी को इम्पोज करा गया, लागू करा गया ऑन अवध। सो अवध आप सभी लोग जानते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है उसको ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर कॉलोनियल पीरियड में उस रीजन को बोला जाता था अवध। जो उत्तर प्रदेश और उसके जो आसपास का एरिया है उसको अवध नाम से जाना जाता था और यहाँ पर नवाबों का रूल था। सो अवध ये जो रीजन था इस पर ब्रिटिशर्स ने इम्पोज कर दी थी पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इन 1801 और ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट 1829। सो 1829 में जो सती प्रथा थी, जो जहां पर जो विडोज थी उनको उनके हस्बैंड्स के फ्यूनरल पायर पर जला दिया जाता था, उनके हस्बैंड्स के साथ जिंदा विडोज को जला दिया जाता था। सो इस सोशल इविल प्रैक्टिस को, सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया था ब्रिटिशर्स ने इन 1829। सो ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1856 में जो विडो रीमैरिज एक्ट लागू करा गया था। हिंदुइज्म में विडो रीमैरिज अलाउ नहीं करी गई थी और विडोज को सती प्रथा प्रैक्टिस करी जाती थी, विडोज को उनके हस्बैंड्स के साथ फ्यूनरल पायर पे जला दिया जाता था। सो इसी प्रैक्टिस के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने विडो रीमैरिज एक्ट को परमिट कर दिया था, उन्होंने अलाउ कर दिया था विडोज की रीमैरिज करना। मतलब अगर किसी विमेन का हस्बैंड मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो वो विधवा औरत फिर से मैरिज कर सकती थी, रीमैरिज अलाउ कर दी गई थी। सो ये अलाउ करी गई थी इन 1856। तो ये 2 न्यू सोशल प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करी थी ब्रिटिशर्स ने और ये 2 न्यू अच्छी प्रैक्टिसेस थी जो इंट्रोड्यूस करी थी ब्रिटिशर्स ने। फर्स्टली सती प्रैक्टिस को अबॉलिश करा था ब्रिटिशर्स ने अपने रूल में, सेकेंडली विडो रीमैरिज को अलाउ कर दिया था। सो ये कुछ अच्छे स्टेप्स थे जो ब्रिटिशर्स ने लिए इन इंडिया। नेक्स्ट 1856 में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इन अवध, उन सभी इवेंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो 1856 में नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह वो रूलर थे ऑफ अवध, उनको हटा दिया गया था इन 1856। ब्रिटिशर्स ने डी थ्रोन कर दिया था नवाब वाजिद अली शाह को इन 1856। उन्होंने उनकी जो सत्ता थी उससे हटा दिया था, डी थ्रोन कर दिया था और उनको भेज दिया था टू कलकत्ता। इस आरोप पर कि नवाब वाजिद अली शाह वो अवध को अच्छे से गवर्न नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे, ये आरोप लगाकर ब्रिटिशर्स ने नवाब वाजिद अली शाह को भेज दिया था, एग्जाइल में भेज दिया था टू कलकत्ता। देन 1856 में ही जब नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया, डिथ्रोन कर दिया ब्रिटिशर्स ने, तब उन्होंने अवध पर अपना रूल जमा लिया था। ब्रिटिशर्स ने वहां के जो लोकल रूलर थे नवाब वाजिद अली शाह, उनको डिथ्रोन करके अवध को अपनी ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर लिया था इन 1856। तो अवध को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। एंड जब ब्रिटिशर्स का रूल लागू हो गया इन अवध, तो वहां पर उन्होंने एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम को इम्पोज करा और उस न्यू रेवेन्यू सिस्टम को बोला जाता था समरी सेटलमेंट। तो समरी सेटलमेंट को इम्पोज करा गया था ऑन अवध इन 1856 और समरी सेटलमेंट ये एक न्यू फॉर्म ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट था। नेक्स्ट 10 मई 1857 से जून 1858 तक, मतलब अबाउट 1 ईयर। 10 मई 1857 से लेकर जून 1858 तक पूरा चला रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, रिवोल्ट ऑफ 1857, वो चला था पूरा 1 साल तक, फ्रॉम 10 मई 1857 टिल जून 1858।
सो गाइज अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 11 की इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर ली। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोग 1 मार्क्स सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज और 1 वर्ड क्वेश्चंस, सो इन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स मैं एक एक करके सीरियल वाइज इन सभी क्वेश्चंस को रीड आउट करूंगी एंड देन यू विल गेट 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में जो भी करेक्ट आंसर आपको लगे वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। देन 5 सेकेंड्स लेटर जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको शो हो जाएगा ऑन योर स्क्रीन। देन यू कैन चेक आउट वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो लेट अस स्टार्ट आवर शॉर्ट क्विज विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which revolt is popularly known as first war of independence in India? So कौन सा वो रिवोल्ट है जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है? So वो कौन सा रिवोल्ट है जिसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? Very easy question and you have just 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is revolt of 1857. So 1857 के रिवोल्ट को सेपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। Now our next question, who was नाना साहिब? So नाना साहिब कौन थे, जो कि एक इंपॉर्टेंट लीडर थे इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो वो थे कौन? वेरी इजी क्वेश्चन। So 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is नाना साहिब वो एक इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने लीड करा था रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर, और वो पेशवा बाजीराव 2 के सक्सेसर थे। सो उन्होंने कानपुर में 1857 के रिवोल्ट को लीड करा था और वो सक्सेसर थे पेशवा बाजीराव 2 के। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? सो बिहार में किसने लीड करा था रिवोल्ट ऑफ 1857? वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is कुंवर सिंह, जो कि एक जमींदार थे ऑफ आरा। सो आरा एक विलेज थी इन बिहार, वहां के जमींदार थे कुंवर सिंह और उन्होंने लीड करा था रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गुनू? सो गुनू कौन था, जो कि वो भी एक इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने लीड करा था रिवोल्ट ऑफ 1857। सो यहाँ पे आपको गुनू का बताना है कि वो कौन थे। सो वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज गुनू ये कोल ट्राइब के लीडर थे। कोल एक ट्राइब थी ऑफ छोटा नागपुर रीजन, वहां पे इन्होंने लीड करा था रिवोल्ट ऑफ 1857। और गुनू ये प्रोफेशनली ये कल्टिवेटर थे ऑफ सिंहभूम विलेज ऑफ छोटा नागपुर। सो ये सिंहभूम के रहने वाले थे छोटा नागपुर रीजन में, और ये एक कल्टिवेटर थे बाय प्रोफेशन, और इन्होंने ये कोल ट्राइब को बिलोंग करते थे। गुनू ये एक ट्राइबल पर्सन था जो कोल ट्राइब को बिलोंग करता था इन छोटा नागपुर, और इन्होंने कोल ट्राइब को लीड करा था इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which governor general adopted policies to introduce western education और ideas in Indian society? So वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कोशिश करी थी, अलग अलग स्टेप्स लिए थे टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? सो वेरी इजी क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो विलियम बेंटिक वो थे गवर्नर जनरल जिन्होंने अलग अलग पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी, अलग अलग स्टेप्स लिए थे टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, और उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी थी इन इंडिया। सो उन्होंने स्कूल्स बनवाए थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज बनाई थी इन इंडिया। सो इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक, जो वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अलग अलग स्टेप्स लिए थे टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, when was सती प्रैक्टिस abolished? सो ये अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स में भी डिस्कस करा था। सो यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज ब्रिटिशर्स ने सती प्रैक्टिस को अबॉलिश करा था इन 1829। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सो सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी को यहाँ पर आपको डिफाइन करना है इन जस्ट 3 to 4 लाइन्स। सो यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज सब्सिडियरी अलायंस ये एक पॉलिसी थी, ये एक ट्रीटी थी जो साइन करते थे ब्रिटिशर्स विद लोकल इंडियन रूलर्स। जो भी लोकल इंडियन रूलर्स थे उनके साथ ब्रिटिशर्स एक ट्रीटी, एक अग्रीमेंट साइन करते थे। अलग अलग इसमें कंडीशंस रखी थी ब्रिटिशर्स ने, जैसे जो लोकल रूलर्स थे उनको ये अलाउ नहीं करा गया था कि वो अपनी आर्मी मेंटेन कर सके। उन लोकल रूलर्स को ब्रिटिश आर्मी को रखना पड़ता था इन देयर किंगडम। सो लोकल रूलर्स के अंडर ब्रिटिश आर्मी काम करती थी। देन
जो ब्रिटिशर्स के उनका एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा गया था इन द कोर्ट ऑफ लोकल रूलर। सो जो भी लोकल रूलर थे उनके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट, ये ब्रिटिश रेसिडेंट ये एक रिप्रेजेंटेटिव था ऑफ गवर्नर जनरल। सो गवर्नर जनरल का ब्रिटिशर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया गया था टू द कोर्ट ऑफ लोकल रूलर, जिसकी एडवाइस पर ही लोकल रूलर अपने काम कर सकते थे। सो बिना उस रेसिडेंट की एडवाइस लिए, बिना उससे विमर्श करे, उससे बिना बातचीत करे, जो लोकल रूलर्स है वो कोई भी स्टेप, कोई भी पॉलिसी नहीं अनाउंस कर सकते हैं। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि टोटली जो लोकल रूलर्स थे उनको वीक कर दिया था सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी ने, क्योंकि बिना रेसिडेंट से पूछे सिर्फ और सिर्फ जो लोकल रूलर है वो सिर्फ उस ब्रिटिश रेसिडेंट की एडवाइस पर ही काम कर सकते हैं, वो सिर्फ उस ब्रिटिश रेसिडेंट की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही वो काम कर सकते थे। और ब्रिटिश रेसिडेंट वो एक रिप्रेजेंटेटिव था ऑफ गवर्नर जनरल। सो ब्रिटिशर्स के ही हिसाब से ये लोकल रूलर्स अपने किंगडम में काम करते थे। सो ये सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी थी और इसमें अलग अलग कंडीशंस थी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, और ये एनसीईआरटी में अच्छे से दिया गया है। सो आप इन सभी को शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर इस क्वेश्चन में 3 to 4 लाइंस में यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिवाइज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस एंड व्हेन। सो ये अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स में भी डिस्कस करा था। यू हैव जस्ट 5 seconds। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज सब्सिडियरी अलायंस की जो पॉलिसी थी इसको फॉर्मुलेट करा था, डिजाइन करा था, डिवाइस करा था लॉर्ड वेल्सले ने इन 1798, और इसको अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स में भी डिस्कस करा था। सो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेल्सले, और उन्होंने इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करा था इन 1798। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अ ब्रिटिश रेसिडेंट अंडर सब्सिडियरी अलायंस। सो सब्सिडियरी अलायंस में जो ब्रिटिश रेसिडेंट अपॉइंट करा जाता था वो कौन था, उसके क्या क्या फंक्शंस थे, उसका क्या रोल था। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी करा था। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज, ये जो ब्रिटिश रेसिडेंट था ये रिप्रेजेंटेटिव था ऑफ गवर्नर जनरल, और इसको जो लोकल रूलर्स थे, जो लोग ब्रिटिश के अंडर नहीं थे बट उन लोगों ने अलग अलग ट्रीटीज, अलग अलग अलायंस और अग्रीमेंट साइन कर रखे थे विद गवर्नर जनरल, उन लोकल रूलर्स के कोर्ट में अपॉइंट करा जाता था ब्रिटिश रेसिडेंट को। और ये ब्रिटिश रेसिडेंट इसकी एडवाइस लिए बिना जो लोकल रूलर्स हैं वो कोई भी काम नहीं कर पाते थे। लोकल रूलर्स सिर्फ और सिर्फ इस ब्रिटिश रेसिडेंट की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लास्ट मुगल एम्परर। सो मुगल रूलर, जो लास्ट मुगल रूलर थे ऑफ मुगल एम्पायर वो कौन थे। वेरी इजी क्वेश्चन। सो यू हैव जस्ट 5 seconds। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज बहादुर शाह जफर। सो बहादुर शाह जफर वो लास्ट मुगल एम्परर थे और उनके बाद मुगल एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why was नवाब वाजिद अली शाह dethroned, where was he exiled to। सो नवाब वाजिद अली शाह जो अवध के रूलर थे उनको डीथ्रोन क्यों करा गया था और वो कहाँ भेज दिए गए थे। जब वो डीथ्रोन कर दिए गए थे, उनसे उनका रूल छीन लिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उनको कहाँ भेज दिया गया था। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स में डिस्कस भी करा था। सो यू हैव जस्ट 5 seconds। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज नवाब वाजिद अली शाह जो अवध के रूलर थे उनको डीथ्रोन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने इन 1856, और उनको डीथ्रोन करके ये रीजन उन्होंने दिया था कि नवाब वाजिद अली शाह वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे अवध को। सो क्योंकि वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रहे, गवर्न नहीं कर रहे थे अवध को, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था अवध पर। और जैसा आप सभी जानते होंगे कि नवाब वाजिद अली शाह ने उन्होंने साइन करी थी ट्रीटी ऑफ पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, तो उसी का ये रीजन देकर कि नवाब वाजिद अली शाह वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अवध को, ये रीजन देकर ब्रिटिशर्स ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था अवध पर, और नवाब वाजिद अली शाह को एग्जाइल पर भेज दिया गया था टू कैलकाटा। सो उनको कैलकाटा भेज दिया गया था एग्जाइल पर। नेक्स्ट, डिफाइन समरी सेटलमेंट इम्पोज्ड ऑन अवध। सो जो समरी सेटलमेंट का जो सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम था ऑफ समरी सेटलमेंट, इसको यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। सो वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज समरी सेटलमेंट ये एक रेवेन्यू सिस्टम था जो कि ब्रिटिशर्स ने इम्पोज करा था अवध पर जब उन्होंने अवध को एनेक्स कर दिया था फ्रॉम वाजिद अली शाह। जब उन्होंने अवध पर अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था ब्रिटिशर्स ने इन 1856, तब उन्होंने वहां पर समरी सेटलमेंट को इम्पोज करा था। और इस रेवेन्यू सिस्टम में
ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि तालुकदार्स वो लोग होते हैं जैसे बंगाल में जोतेदार्स थे, वैसे ही अवध में तालुकदार्स थे जो विलेजेस में लार्ज एरियाज को, लार्ज लैंड को ओन करते थे और अपनी लैंड्स को वो कल्टीवेट करवाते थे फ्रॉम स्मॉल एंड लैंडलेस लेबरर्स। तो ब्रिटिशर्स मानते थे कि ये जो तालुकदार्स है, इन लोगों ने जो लैंड ओन करी है, ये फोर्स और फ्रॉड के चलते इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लैंड्स को ओन करा है। सो ब्रिटिशर्स ने समरी सेटलमेंट के अपने सिस्टम से उन्होंने तालुकदार से उनकी लैंड को छीन लिया था और ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम से, उनको ये लगता था कि अगर वो तालुकदार्स को एज अ बिचौलिया, क्योंकि तालुकदार वो एक तरीके से इंटरमीडियरी थे बिटवीन ब्रिटिशर एंड स्मॉल फार्मर्स, तो अगर वो लोग तालुकदार से उनकी लार्ज लैंड्स को छीन लेंगे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि वो लोग सीधा कांटेक्ट में आ पाएंगे, सीधा वो लोग डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने जो तालुकदार थे उनसे उनकी लैंड छीन ली थी और जिससे कि वो लोग डायरेक्टली टैक्स को कलेक्ट कर सके फ्रॉम स्मॉल एंड लैंडलेस लेबरर्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, mention any two hardships faced by Indian sepoys recruited in British Army। So ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सेपॉइज को रिक्रूट करा जाता था, उन लोगों ने इस पीरियड में बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करी थी, बहुत सारी वो चैलेंजेस फेस कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको कोई भी दो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं, प्लीज डिस्क्राइब देम ब्रीफली इन जस्ट 2 points। सो यू हैव जस्ट 5 seconds। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज, हम लोगों ने चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस डिस्कस करे हैं। आप यहाँ पे कोई भी 2 शॉर्ट पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे जो इंडियन सेपॉइज थे उन लोगों को सैलरी कम दी जाती थी, देन वो लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे, जो व्हाइट जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो लोग इन्हें अब्यूज करते थे, गालियां देते थे और फिजिकली इन लोगों को मारते पीटते थे। सो फिजिकल वायलेंस होता था इनके साथ और अब्यूज भी इन इंडियन सेपॉइज को करा जाता था। देन जो इंडियंस थे उन लोगों को हायर रैंक्स नहीं दी जाती थी और उनको कम सैलरी दी जाती थी। सो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके के चैलेंजेस फेस करते थे इंडियन सेपॉइज। इनको आप 2 शॉर्ट पॉइंट्स में यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which region was known as the nursery of Bengal Army? So बंगाल आर्मी की नर्सरी, ये किस रीजन को बोला जाता था इन ब्रिटिश इंडिया? So very easy question. So 1 2 3 4 5। So the answer is नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, ये बोला जाता था अवध को। So जो अवध रीजन था, क्योंकि वो ज्यादातर जो इंडियन सेपॉइज थे वो आते थे फ्रॉम अवध, इसीलिए उसको बोला जाता था नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। नेक्स्ट, Who painted the image titled Relief of Lucknow? So guys, इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारी इमेजेस और पेंटिंग्स दी गई हैं एंड ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहले भी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि जो 20 मार्क्स का जो 1 मार्क्स सेक्शन है उसमें कोई ना कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। सो ये क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी इमेजेस और बहुत सारी पेंटिंग्स डिस्कस करी गई हैं, सो इस चैप्टर की पेंटिंग्स और इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग इस चैप्टर को रीड करिए तो इन पेंटिंग्स को भी अच्छे से डिटेल, जो भी इनमें टाइटल दिए गए हैं उनको जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वो आ सकते हैं इन 1 मार्क्स क्वेश्चन एज अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पेंटिंग थी रिलीफ ऑफ लखनऊ, इसको किसने बनाया था, कौन से वो पेंटर थे जिन्होंने बनाई थी पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ? So you have just 5 seconds. 1 2 3 4 5। So the answer is 1859 में बनाई गई थी पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ और इसको बनाया था थॉमस जोन्स बार्कर ने। सो थॉमस जोन्स बार्कर वो पेंटर थे जिन्होंने पेंट करी थी पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ। गाइज ये एज अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको इस पेंटिंग को दे दिया जाएगा इन द क्वेश्चन और देन आपको बताना होगा कि इस पेंटिंग को किसने बनाया था और इस पेंटिंग का नाम क्या था। तो इसीलिए आप लोग इस पेंटिंग को डिटेल पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सो अगर क्वेश्चन पेपर में ये पेंटिंग दे दी जाए तो आप लोग इसका टाइटल बता दीजिएगा रिलीफ ऑफ लखनऊ और कौन इसके पेंटर थे, थॉमस जोन्स बार्कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 ब्रिटिश हीरोज पेंटेड इन रिलीफ ऑफ लखनऊ। सो जो ये पेंटिंग थी रिलीफ ऑफ लखनऊ, इसमें 3 मेन ब्रिटिश हीरोज को दिखाया गया है, उनको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल मेन सेंटर में उन 3 ब्रिटिश हीरोज को दिखाया गया और हम लोग को पैराग्राफ में बताया भी गया है उन 3 ब्रिटिश हीरोज का नाम। सो यहाँ पर आपको उन 3 ब्रिटिश हीरोज के नाम मेंशन करने हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। सो यू हैव जस्ट 5 seconds। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज, इस पेंटिंग में मेनली 3 मेन ब्रिटिश हीरोज बताए गए हैं। फर्स्टली जेम्स आउटराम, देन हेनरी हावलॉक और लास्ट कॉलिन कैंपबेल। सो इन तीनों का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रीफली डिस्क्राइब द पेंटिंग इन मेमोरियम। सो इन मेमोरियम जो कि एक पेंटिंग दी गई है इन दिस चैप्टर, उसको यहाँ पर आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है इन 3 to 4 लाइन्स। सो यू हैव जस्ट 5 seconds। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज इन मेमोरियम। ये एक पेंटिंग थी जो बनाई थी पेंटर जोसेफ नियोल पेटर ने, और इस पेंटिंग में जो पेंटर है उसने कुछ विमेन और चिल्ड्रन के फिगर्स को दिखाया है एक हेल्पलेस कंडीशन में। और ये जो विमेन और चिल्ड्रन है ये लोग इंडियन सेपॉइज का वेट कर रहे हैं कि किसी भी वक्त इंडियन सेपॉइज आकर उन सभी पर हमला कर देंगे, और वो अपनी डेथ वायलेंस का वो वेट कर रहे हैं। सो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस कंडीशन में दिखाया है पेंटर ने विमेन और चिल्ड्रन को इस पेंटिंग में। Now our next question, which Governor General was mocked by the British press for demanding a gesture of leniency towards Indian sepoys? So वो कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिनका ब्रिटिश प्रेस ने मजाक उड़ाया था, क्योंकि उन गवर्नर जनरल ने डिमांड करी थी, रिक्वेस्ट करा था ब्रिटिशर्स से कि वो थोड़ा लीनियंट रहे टुवर्ड्स इंडियन सेपॉइज। सो वो कौन से गवर्नर जनरल थे? 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज आफ्टर 1857 रिवोल्ट जो गवर्नर जनरल बने ऑफ इंडिया लॉर्ड कनिंग, उन्होंने ये डिमांड करा था ब्रिटिशर्स से कि वो थोड़ी सी लीनियंसी दिखाएं टुवर्ड्स इंडियन सेपॉइज टू विन बैक इंडियन सेपॉइज। उन्होंने ये डिमांड करा था, रिक्वेस्ट करी थी ब्रिटिश प्रेस से कि वो थोड़ा लीनियंट रहे टुवर्ड्स इंडियन सेपॉइज। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम झांसी वाली रानी? सो वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पोयम है इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और ये एक बहुत ही ज्यादा नेशनलिस्ट पोयम है जिसमें झांसी वाली रानी की प्रेज करी गई है, उनकी तारीफ करी गई है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच गवर्नर जनरल वॉज अवध एनेक्स्ड? सो वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश करा था, ब्रिटिश रूल को स्टैब्लिश करा था अवध में, और अवध को छीन लिया था फ्रॉम नवाब वाजिद अली शाह? सो वेरी इजी क्वेश्चन। 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज लॉर्ड डलहौजी ने, उन्होंने अनेक्स कर लिया था, छीन लिया था अवध को फ्रॉम नवाब वाजिद अली शाह, और उन्होंने ब्रिटिश रूल को स्टैब्लिश करा था ऑन अवध। विद दिस गाइज हम लोगों ने चैप्टर 11 के सभी इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। I hope you all found this video helpful and found my content useful. If you all like this video, then don't forget to like, subscribe, share and comment on my channel. Remaining videos will be uploaded soon. Till then, bye bye.